हमारे इस नए गहन विश्लेषण में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय सच कहूं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत रोमांचित कर रहा है। हमने सांस्कृतिक लेखों, कुछ शोध पत्रों और बेहद पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन खंगाला है। एक बहुत ही बड़ा स्टैक। हाँ, बिल्कुल। और आज हमारा पूरा फोकस है हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। जी। देखिए, अक्सर जब भी हरियाणा का जिक्र आता है ना, तो दिमाग में तुरंत कुछ खास तस्वीरें बनने लगती हैं। एकदम, जैसे कि हाँ, लहलहाते खेत, तेज आवाज करते ट्रैक्टर, या फिर अखाड़ों में कुश्ती लड़ते पहलवान। बिल्कुल मेडल जीतते हुए खिलाड़ी। और ये सब बहुत शानदार है, लेकिन आज हमारा मिशन सुनने वालों को ये बताना है कि ये इस राज्य की पूरी कहानी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम सिर्फ खेती और कुश्ती तक रुक गए ना, तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। एकदम सही। मतलब इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि यहाँ के जो लोक नृत्य हैं, रागिनियाँ, पारंपरिक सांग थिएटर और यहाँ तक कि महिलाओं के भारी आभूषण, ये सब मिलकर एक बहुत ही गहरे सामाजिक और ऐतिहासिक ताने बाने को बुनते हैं। सच कहूं तो मैं इन दस्तावेजों में छिपे हरियाणा के जीवंत रंगों और धुनों को देखकर हैरान रह गई। वो है ही इतना समृद्ध। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने इस पूरे समाज की लय तय की है। मौसम और कृषि चक्र। हाँ, खेती। क्योंकि अगर आपको किसी भी कृषि प्रधान समाज को समझना है तो आपको उनके कैलेंडर को समझना होगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो लोक कलाएं हैं, ये सिर्फ खाली समय बिताने का कोई जरिया नहीं है। बिल्कुल। ये सीधे तौर पर जमीन, फसल और मौसम के चक्र से जुड़ी हुई हैं। मतलब जब आप खेतों में महीनों तक कमर तोड़ मेहनत करते और हैं, जो कि बहुत ही थका देने वाला होता है, बहुत ज्यादा, तो उसके बाद मिलने वाला जो खाली समय है, वो कोई आम समय नहीं होता। वो एक तरह का सेलिब्रेशन होता है। जैसे इन दस्तावेजों में फाल्गुन महीने का जिक्र है। फरवरी मार्च का समय। हाँ, उसका बहुत ही रंगीन वर्णन किया गया है। मतलब सर्दियां जा रही होती हैं, सरसों के पीले फूल खिले होते हैं और इसी माहौल में जन्म होता है फाग नृत्य का। फाग। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे ये किसी बहुत ही मजेदार खेल की तरह लगा। लगता ही है वो वैसा। पुरुष एकदम चटक रंगों वाली पगड़ियां पहन कर आते हैं और महिलाएं अपने पारंपरिक कपड़ों में। और फिर शुरू होता है एक बहुत ही अनोखा मजाक। वो मजाक सच में देखने लायक होता है। हाँ, मतलब महिलाएं कपड़ों को गूंथ कर एक मोटा सा कोड़ा बनाती हैं, जिसे कुराड़ा कहते हैं। जरा सोचिए, एक भारी गुंथा हुआ कपड़ा, और उससे वे पुरुषों को मजाकिया अंदाज में मारती हैं। वहीं पुरुष खुद को बचाने के लिए शुंटी नाम की छड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे पढ़कर लगा कि क्या ये सिर्फ एक खेल है या इसके पीछे कोई और कहानी है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ एक खेल से कहीं बढ़कर है। अच्छा। यह उस रिलीज या कह लें मानसिक शांति का प्रतीक है जो एक लंबी और थका देने वाली कृषि ऋतु के बाद आती है। एक तरह का स्ट्रेस बस्टर। एकदम। समाजशास्त्र के नजरिए से देखें तो जब एक पूरा गांव साथ मिलकर इस तरह के मजाकिया और शारीरिक रूप से सक्रिय खेल में हिस्सा लेता है, तो वो असल में अपने आपसी तनावों को भी कम कर रहे होते हैं। वाह। फसल का कटना केवल किसान के लिए पैसे आने का जरिया नहीं है, ये पूरे समुदाय के जिंदा रहने का जश्न है। और फाग नृत्य उसी सामूहिक खुशी का एक बहुत ही बेबाक रूप है। और अगर हम बेबाक और ऊर्जा से भरे नृत्यों की बात कर ही रहे हैं, तो धमाल नृत्य को कैसे भूल सकते हैं? अरे धमाल, उसका तो ऐतिहासिक महत्व ही अलग है। हाँ, स्रोतों में लिखा है कि इसकी जड़ें तो सीधे महाभारत काल तक जाती हैं, खास तौर पर अहीरवाल क्षेत्र, जो आज का गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ है। जी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ठंडी चांदनी रात है, खुला मैदान है और कई सारे पुरुष लाठी, तलवार और ढाल लेकर ढोल नगाड़ों की तेज थाप पर नाच रहे हैं। ये तो पूरी तरह से एक युद्ध के मैदान जैसा नजारा लगता है। ये दृश्य असल में इस क्षेत्र की उस ऐतिहासिक योद्धा भावना को दर्शाता है। वॉरियर स्पिरिट। बिल्कुल। देखिए, हरियाणा भौगोलिक रूप से ऐसी जगह पर रहा है जहां से कई बाहरी आक्रमणकारी गुजरे हैं इतिहास में। दिल्ली का रास्ता वहीं से जाता है। एकदम सही। इसलिए यहाँ के लोगों में अपनी जमीन और अपने लोगों की रक्षा करने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है हमेशा से। धमाल नृत्य उसी शौर्य का प्रदर्शन है। लेकिन
इसमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ भी है। वो क्या? ये सिर्फ हथियारों और ताकत का प्रदर्शन नहीं है। नृत्य शुरू होने से पहले ये सभी योद्धा या नर्तक कह लें, एक अर्धचक्र बनाते हैं, जमीन पर झुकते हैं और भगवान गणेश, देवी भवानी और त्रिदेवों की वंदना करते हैं। एक धार्मिक शुरुआत। जी, यानी असीम शारीरिक शक्ति के साथ साथ एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिकता और समर्पण का भाव। ये बताता है कि उनकी ताकत किसी अहंकार के लिए नहीं है, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए है। शौर्य और भक्ति का क्या अद्भुत संगम है। लेकिन इन सब में एक चीज जो मुझे थोड़ा खटक रही थी, क्या? वो ये कि ये सारे नृत्य तो पुरुषों के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, मतलब तलवारें, ढाल, खेतों का जश्न। तो ऐसे में महिलाएं क्या कर रही थी? हाँ, और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमारे स्रोतों ने महिलाओं के एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि एक सीक्रेट स्पेस का खुलासा किया है। बिल्कुल। एक पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए जो रास्ते निकाले हैं ना, वो सच में हैरान करने वाले हैं। मैंने लूर नृत्य के बारे में पढ़ा। लूर? दादरी क्षेत्र में लूर का मतलब ही लड़की होता है। जी। और सबसे बड़ी बात, इस नृत्य में पुरुषों का आना या दूर से देखना तक सख्त मना है। एकदम पाबंदी है। आज के जमाने में हम जिसे प्राइवेट ग्रुप चैट या एक्सक्लूसिव गर्ल्स नाइट आउट कहते हैं, ये शायद उस दौर का वही रूप था। ये बहुत ही सटीक तुलना है। लूर नृत्य महिलाओं के लिए सिर्फ नाचने की जगह नहीं थी, बल्कि ये उनका अपना एक सुरक्षित सामाजिक मंच था। सेफ स्पेस। हाँ, जब पुरुष आसपास नहीं होते तो वे खुलकर अपनी बात कह सकती थी। आप अगर लूर नृत्य के गीतों को देखें तो वे सवाल जवाब के रूप में होते हैं। एक तरफ की महिलाएं गाकर पूछती हैं, दूसरी तरफ की महिलाएं गाकर जवाब देती हैं। तो वे गाकर क्या बातें करती थी आपस में? वे अपने बच्चों की शादी के प्रस्तावों पर चर्चा करती थीं, होने वाले ससुराल वालों के बारे में बात करती थीं, दहेज या उपहारों पर बहस करती थीं। अच्छा, और जो रोजमर्रा की पारिवारिक उलझनें हैं, जैसे कि सास की सख्ती या पति का स्वभाव, उस पर खुलकर व्यंग्य करती थी। अरे वाह! ये एक तरह का थेरेपी सेशन था। हाँ हाँ। जहां वे एक दूसरे का दर्द बांटती थीं और समाज के कड़े नियमों के बीच सांस लेने की एक जगह ढूंढ लेती थीं। कमाल की बात है। बिना किसी संकोच के अपनी बात कहने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। और कुछ ऐसा ही खोरिया नृत्य में भी होता है। खोरिया का तो पूरा सेटअप ही अलग है। हाँ, इसकी सेटिंग भी बहुत सिनेमैटिक है। मतलब घर में शादी है और दूल्हे की बारात दुल्हन को लेने के लिए गांव से निकल चुकी है। घर के सारे पुरुष बारात में चले गए हैं। घर पर सिर्फ महिलाएं हैं। जी। अब पीछे से दूल्हे के घर की महिलाएं पूरी रात जागकर खोरिया नृत्य करती हैं। हाँ, और इसी रात भर चलने वाले खोरिया के बीच एक बहुत ही मजेदार परंपरा होती है जिसे बोकड़ा कहते हैं। बोकड़ा? मैंने इसके बारे में पढ़ा है, पर ये बोकड़ा असल में दिखता कैसा है? मतलब होता क्या है इसमें? ये छोटे छोटे मजाकिया नाटक या स्किट होते हैं, मुख्य रूप से ननद और भाभी के बीच। मान लीजिए वो बारात में गए पुरुषों की नकल उतार रही हैं या नई आने वाली दुल्हन के नखरों की कल्पना करके मजाक उड़ा रही हैं। हाँ हाँ। इसमें बहुत सारा व्यंग्य, मिमिक्री और हंसी मजाक होता है। मतलब घर की चौखट के अंदर एक पूरा कॉमेडी शो चल रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन इन हंसी ठहाकों के पीछे एक बहुत ही गंभीर ऐतिहासिक कारण भी छुपा है। वो क्या? पुराने समय में जब गांव के सभी सक्षम पुरुष कई दिनों के लिए बारात लेकर चले जाते थे, तो गांव और घरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पीछे रह गई महिलाओं पर आ जाती थी। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए खोरिया नृत्य और रात भर जागकर किए जाने वाले ये नाटक असल में एक रक्षक अनुष्ठान थे, प्रोटेक्टिव रिचुअल। महिलाएं जागती थीं ताकि कोई चोर या हमलावर घर में ना घुस सके, या बारात के सुरक्षित लौट आने की एक सामूहिक प्रार्थना भी थी। वाह! जो चीज बाहर से सिर्फ एक जश्न लग रही थी, वो असल में एक सिक्योरिटी ड्यूटी थी। बिल्कुल। महिलाओं के इन अद्भुत नृत्यों में झूमर का जिक्र भी हमारे दस्तावेजों में बार बार आया है। इसे हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है। जी, इसका नाम महिलाओं द्वारा माथे पर पहने जाने वाले इस खूबसूरत आभूषण झूमर के नाम पर पड़ा है। और मैंने पढ़ा कि कुछ नर्तकियां तो स्टील की थाली के किनारों पर खड़े होकर ये नृत्य करती हैं। थाली के किनारों पर? हाँ। जरा सोचिए, एक पतली सी थाली का किनारा और उस पर खड़े होकर पूरा शरीर घुमाना। वो शारीरिक संतुलन वाकई असाधारण है। शारीरिक संतुलन तो है ही,
लेकिन कई लोग इसे एक मेटाफर या रूपक की तरह भी देखते हैं। कैसा मेटाफर? ये उस संतुलन का प्रतीक है जो महिलाएं अपने जीवन में हर रोज साधती हैं। घर, परिवार, रिश्ते और अपनी खुद की इच्छाओं के बीच का संतुलन। ये एक बहुत ही खूबसूरत नजरिया है। अब तक हमने मौसम, शौर्य और महिलाओं के स्पेस की बात की, लेकिन हमारे स्रोतों में एक और चीज बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। जीवन के अहम पड़ाव। हाँ, कि ये कलाएं इंसान के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के हर सफर की गवाह हैं। बिल्कुल। लोक कलाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वे जीवन के हर अहम पड़ाव को मार्क करने का तरीका है। जैसे छठी नृत्य। जब परिवार में लड़के का जन्म होता है तो जन्म के छठे दिन रात के समय ये नृत्य किया जाता है। खुशी का मौका होता है और जश्न के आखिर में सभी में उबले हुए चने और गेहूं बांटे जाते हैं। मुझे ये नई जिंदगी का स्वागत करने का बहुत ही जमीनी और प्यारा तरीका लगा। पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? कि क्या लोक कलाएं सिर्फ खुशी और जश्न मनाने के लिए ही होती हैं? जब हम समाज को करीब से देखते हैं तो पाते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हरियाणा में खेड़ा नाम का भी एक नृत्य है। और ये किसी जश्न का हिस्सा नहीं है? नहीं, ये परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाता है। मृत्यु पर नृत्य? जी। जब कोई अपनी पूरी उम्र जीकर जाता है तो परिवार और गांव के लोग इस खेड़ा नृत्य के जरिए अपने दुख और शोक को प्रकट करते हैं। ये एक समुदाय के रूप में उस दुख को साझा करने का पारंपरिक तरीका है। मतलब आप अकेले नहीं रो रहे हैं? बिल्कुल, पूरा समुदाय उस विदाई का हिस्सा बन रहा है। ये दिखाता है कि लोक कलाएं इंसानी भावनाओं के पूरे स्पेक्ट्रम को, सुख से लेकर गहरे दुख तक को कवर करती हैं। ये सच में बहुत भावुक कर देने वाला है। दुख बांटने से कम होता है और इन समुदायों ने इसका एक बहुत ही कलात्मक तरीका खोज लिया था। एकदम। और भावनाओं की बात करें तो आस्था और भक्ति भी बहुत गहरी है। मुझे मेवात क्षेत्र का उदाहरण बहुत अनोखा लगा। बारिश के मौसम में वहाँ रतवाई नृत्य किया जाता है। रतवाई, हाँ। और उनके वाद्यंत्र देखिए, वो मिट्टी के घड़ों के मुंह पर रबर बांधकर उसे एक ड्रम की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये लोक संगीत की सबसे बड़ी खासियत है, इनोवेशन या जुगाड़। जुगाड़, हाँ। जो चीज आसपास मौजूद है उसी से सुर निकाल लेना। मेवात की सांस्कृतिक पहचान बाकी हरियाणा से थोड़ी अलग और बहुत ही समृद्ध है। घड़ों पर रबर बांधकर बनाई गई वो थाप और साथ में बड़े बड़े नगाड़ों की आवाज इस रतवाई नृत्य को एक अलग ही वाइब देती है। और उसी क्षेत्र में गुग्गा नृत्य भी है, जहां पुरुष अपने हाथों में लंबी छड़ियां लेकर नाचते हैं, जिन पर मोर पंख बंधे होते हैं। वे संत गुग्गा पीर की आराधना करते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि गुग्गा पीर की पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय पूरे दिल से करते हैं। एक साझा विरासत। बिल्कुल, ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये समाज में मौजूद एक बहुत ही मजबूत साझा सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता प्रमाण है जो सदियों से चली आ रही है। साझा विरासत और कहानियों की बात हो और हम सांग या जिसे स्वांग भी कहते हैं उस थिएटर की बात न करें तो ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। सांग के बिना तो हरियाणा की संस्कृति की बात हो ही नहीं सकती। जी। ये आज के जमाने के 2 घंटे वाले नाटकों जैसा नहीं था। ये खुले आसमान के नीचे बिना किसी भव्य स्टेज के 5 से 6 घंटे लंबा चलने वाला थिएटर था। और सांग के इतिहास में एक ऐसा पहलू है जो आज के संदर्भ में बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है। अच्छा। मुगल काल में खासकर औरंगजेब के शासन के समय महिलाओं के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करने या नाचने गाने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई थी। तो फिर इन नाटकों में महिलाओं के किरदार कौन निभाता था? यहीं से एक नई परंपरा का जन्म हुआ। जब महिलाओं को रोका गया तो कला को जिंदा रखने के लिए पुरुषों ने ही महिलाओं के कपड़े पहनकर उनका पूरा श्रृंगार करके उनके किरदार निभाने शुरू कर दिए। क्रॉस ड्रेसिंग, जिसे आज हम क्रॉस ड्रेसिंग कहते हैं, वो समय किसी शौक के लिए नहीं बल्कि कला को बचाने की एक मजबूरी थी। लेकिन वो मजबूरी समय के साथ इस थिएटर की एक इतनी अहम परंपरा बन गई कि आज भी सांग में महिलाओं के किरदार अक्सर पुरुष ही निभाते हैं। ये तो कमाल है। कैसे एक पाबंदी ने एक पूरी नई कला शैली को जन्म दे दिया। सांग के सफर में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें जानना हर किसी के लिए जरूरी है। दीपचंद बहमन और लक्ष्मीचंद। हाँ, दीपचंद बहमन। हमारे स्रोतों में उन्हें हरियाणा का शेक्सपियर कहा गया है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई वो ये थी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल ब्रिटिश सेना में भर्तियां करवाने के लिए किया। जी हाँ,
आप सोचिए कि उस दौर में रेडियो या टीवी तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं। लोगों तक बात पहुंचाने का सबसे ताकतवर माध्यम ये लोक कलाकार ही थे। दीपचंद बहमन अपने सांग और अपने गीतों के जरिए युवाओं की भावनाओं को इस तरह झकझोरते थे, युद्ध और शौर्य की ऐसी तस्वीरें अपने शब्दों से बनाते थे कि भारी संख्या में युवा सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हो जाते थे। बाप रे। यह दिखाता है कि लोक कला में जनमानस को प्रेरित करने की कितनी बड़ी ताकत होती है। और उसी ताकत का एक और रूप हमें पंडित लक्ष्मीचंद के काम में देखने को मिलता है, जिन्हें हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है। उन्होंने तो जैसे पूरी की पूरी फिलॉसफी या ब्रह्म ज्ञान को ही लोक कथाओं में पिरो दिया था। बिल्कुल। उनके सांग जैसे सत्यवान सावित्री या नल दमयंती सिर्फ कहानियां नहीं थी, उनमें जीवन, मृत्यु और कर्म का बहुत गहरा दर्शन था। और आप इस बात पर गौर कीजिए कि इन कलाकारों के पास आज के जमाने जैसी कोई सुविधा नहीं थी। कोई आधुनिक मेकअप रूम नहीं, कोई एयर कंडीशन ग्रीन रूम नहीं, यहाँ तक कि माइक भी नहीं। सिर्फ आवाज का जादू। लकड़ी के कुछ तख्तों से जोड़कर बनाए गए एक असाधारण से मंच पर खड़े होकर सिर्फ अपनी आवाज की बुलंदी और अपने अभिनय की सच्चाई से वे हजारों की भीड़ को रात रात भर अपनी जगह से हिलने नहीं देते थे। सच में वो एकदम प्योर टैलेंट था। अभिनय और आवाज तो ठीक है, लेकिन इन प्रदर्शनों की जान उनके संगीत और पहनावे में भी बसती है। हमने स्रोतों में रागनी गायन शैली का जिक्र देखा। रागनी तो आत्मा है इसकी। और वाद्य यंत्रों की बात करें तो सारंगी का स्थान सबसे ऊपर है। सारंगी एक बहुत ही जटिल और जादुई वाद्य यंत्र है। इसे बजाने के लिए जिस बो का इस्तेमाल होता है ना, वो जानवरों के बालों से बना होता है। अच्छा। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये मानवीय आवाज की लगभग हूबहू नकल कर सकती है। वाओ। जब कोई गायक रागनी गाता है तो सारंगी उसके सुर में इस तरह घुल जाती है जैसे वो कोई वाद्य यंत्र नहीं बल्कि कोई दूसरा इंसान गा रहा हो। और उसके साथ प्राचीन ड्रम, डफ, झांझ मंजीरे और मेवात का वो विशाल नगाड़ा, ये सब मिलकर ऐसी धुन बनाते होंगे जो सीधे जमीन से जुड़ी लगती है। लेकिन संगीत से भी ज्यादा जिसने मेरी कल्पना को उड़ान दी वो था इनका पारंपरिक पहनावा। पहनावा तो अपने आप में एक पूरा विजुअल आर्ट है। मुझे तो महिलाओं के उस दामन के बारे में पढ़कर ही मजा आ गया। 52 गज के घेरे वाली वो भारी स्कर्ट, मैं तो बस आंखें बंद करके उस दृश्य को सोच रही थी। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है वो। जब नर्तकियां इतनी भारी और इतनी चौड़ी स्कर्ट पहनकर ढोल की तेज थाप पर गोल गोल घूमती होंगी तो वो घेर हवा में कैसे लहराता होगा। वो दृश्य किसी सम्मोहन से कम नहीं होगा। एकदम। और वहीं पुरुषों का वो रंग बिरंगा सिर का ताज, जिसे खंडवा कहते हैं, वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, वो उनके सम्मान और उनके पूरे व्यक्तित्व का प्रतीक है। और इसी शानदार पहनावे के साथ जुड़े हैं उनके पारंपरिक आभूषण। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक बात समझने वाली है। क्या? माथे पर चमकने वाला गोल बोरला, गले में पहनी जाने वाली चांदी या सोने की वो बेहद मोटी और भारी हंसली, कानों के कर्णफूल और कमर में बंधा चांदी का छल्ला, ये आभूषण बहुत भारी और ठोस धातु के बने होते हैं। तो क्या ये सिर्फ दिखने में सुंदर लगने के लिए थे? मतलब सिर्फ श्रृंगार के लिए? नहीं, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। जब महिलाएं इतनी ऊर्जा के साथ नृत्य करती हैं तो ये भारी आभूषण उनके शरीर की हर हरकत के साथ आपस में टकराते हैं। अच्छा। और उस टकराव से एक स्वाभाविक ताल पैदा होती है जिसे हम परक्यूसिव साउंड कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि नर्तकी सिर्फ बाहर बज रहे संगीत पर नाच नहीं रही है, बल्कि वो खुद अपने आभूषणों के जरिए उस संगीत में अपना एक रिदम जोड़ रही है। वाह, मतलब उनका शरीर और उनके गहने खुद एक वाद्य यंत्र बन जाते हैं। बिल्कुल। वो छन छन की आवाज, वो भारी धातुओं के टकराने की गूंज और बाहर बज रहे नगाड़े, ये सब मिलकर एक ऐसी लय बनाते हैं जो सीधे इंसान की आत्मा तक पहुंचती है। ये तो सच में कला, विज्ञान और सौंदर्य का एक बेजोड़ मिश्रण है। आज इन दस्तावेजों के जरिए हमने खेतों की धूल से लेकर चांदनी रातों के नृत्यों तक, महिलाओं के सुरक्षित स्पेस से लेकर जीवन मृत्यु के नृत्यों तक और 52 गज के दामन से लेकर सारंगी के सुरों तक का सफर तय किया। एक बहुत ही लंबा और गहरा सफर। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इतनी सारी जानकारियों को समेटते हुए सुनने वालों को हरियाणा की इन कलाओं के बारे में जानकर क्या समझना चाहिए? देखिए, अगर हम इसे एक लाइन में कहना चाहें तो इसका सीधा सा मतलब ये है
कि हरियाणा के ये लोक नृत्य, ये सांग और ये रागनियाँ केवल बीते हुए कल के पुराने रीति रिवाज नहीं हैं जिन्हें म्यूजियम में रख दिया जाए। असल में ये मौखिक इतिहास की किताबें हैं। इन लोगों ने अपने इतिहास को पन्नों पर लिखकर नहीं, बल्कि गाकर, नाचकर और कहानियां सुनाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया है। सच में ये कलाएं इस बात का जीता जागता प्रमाण हैं कि एक इंसान का अपने मौसम के साथ, अपनी जमीन के साथ, अपनी फसलों के साथ और सबसे बढ़कर अपने समुदाय के साथ कितना गहरा और अटूट जुड़ाव होता है। ये सिर्फ कला नहीं है, ये एक साथ मिलकर जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है। क्या बात है, ये दर्शन सच में हमें बहुत कुछ सिखाता है। आज की ये विस्तृत चर्चा व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत आंखें खोल देने वाली रही, लेकिन जाने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जी। हम आज एक बहुत ही आधुनिक और डिजिटल युग में जी रहे हैं। एक ऐसा समय जहाँ हर किसी की दुनिया उनके हाथ में मौजूद एक छोटी सी स्क्रीन तक सिमट कर रह गई है। बिल्कुल। आज हमारा मनोरंजन पूरी तरह से व्यक्तिगत यानी पर्सनलाइज्ड हो गया है। हम कानों में ईयरफोन लगाकर अपनी अलग दुनिया में बैठे हैं। तो ऐसे में उन अखाड़ों, चौपालों और खुले मैदानों पर फलने फूलने वाली इन सामूहिक लोक कलाओं का भविष्य क्या है? जरा सोचिएगा, जब किसी समाज का लोक संगीत और उसका सामूहिक नृत्य हमेशा के लिए खामोश हो जाता है, जब लोग एक साथ मिलकर नाचना और गाना बंद कर देते हैं, तो क्या वो समाज केवल अपना मनोरंजन खोता है या फिर वो अपनी साझा स्मृति यानी शेयर्ड मेमोरी और अपनी असली पहचान को भी हमेशा के लिए खो देता है? ये वाकई एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हम सभी को अपने अपने स्तर पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, और इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।